वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। लेट्स टॉक अबाउट इट। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे इलेक्शन सेल के हेड हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार महमूद सरफराज साहब भी हमारे साथ। साहब सबसे पहले तो ये बता दें, ये इसको आप किस तरह समझेंगे? ये हुकूमती हलकों की जो जीत हुई है, कामयाबी हुई है, ये एक्सपेक्टेड था या ये इन इटसेल्फ एक अपसेट होगा? नहीं, मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेड है। एक तो ज़िमनी इंतखाब में हुकूमतों को, जो भी वफाकी हुकूमत हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, उसको एक एज होता है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स तो बिल्कुल डेड है पाकिस्तान की इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिक्स का तल्लुक होता है उम्मीद से। वो तब्दीली की उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद, कोई चीज़ बेहतर करने की, मुल्क को बेहतर करने की उम्मीद, वो इस वक्त कोई नहीं है। और एक एलियनेशन, डेस्परेशन जो है वो है। लोकल सतह पर ये जो इलेक्शन हुए हैं, आप यूँ समझ लें कि मियां अजहर का जो हल्का था, ये एक अराई पॉपुलेटेड, मेजॉरिटी पॉपुलेटेड एरिया है। दोनों अराई कैंडिडेट थे और दोनों का ज़ाती असर था, ज़ाती बरादरी थी, तो थोड़ी एक्टिविटी जनरेट हुई। इसी तरह जो हमारे उमर अयूब साहब का हल्का था, वो उनका आबाई हल्का है, उनके वालिद भी लड़ते रहे वहाँ से, वो खुद भी जीते। और फिर वो पीटीआई के जो थे वो लीडर ऑफ द हाउस भी थे, तो वहाँ थोड़ी सी एक्टिविटी जनरेट हुई। तो वहाँ उनकी नाकामी की क्या वजह बनी, क्योंकि उस शिकस्त को अपसेट ही करार दिया जा रहा है? जी, मेरा ख्याल है कि एक तो पहली तो वजह यह है कि सबको ये नजर आ रहा है कि कुछ तब्दील होने वाला नहीं। अब तो ये जो सेटअप है ये चलेगा, और ये सेटअप जो है इसमें पीटीआई की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उमर अयूब या उनकी वाइफ चली भी जाती तो हल्के के लोग हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमें इमीडिएट फायदा किस में है, ठीक है। तो वो इमीडिएट फायदा हमेशा ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने में होता है, क्योंकि वो जीत के जाता है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाता है, कुछ ना कुछ अपने काम करता है। जी हाँ। इसी तरह ये जो डेरा गाजी खान का हल्का है, ये एक रवायती, वहाँ पर भी इसीलिए एक्टिविटी थी कि रवायती खोसा और लगारी जो एक रेवलरी है पिछले कई सालों से, कई भाइयों से, ये उसी का एक इजहार था। और जो है खोसा फैमिली ने कोशिश की कि नून लीग छोड़ने के बाद उनका पर जो एक गहरे बादल से छा गए हैं और वो इंतखाबी अमल से आउट हो गए हैं, उन्होंने दोबारा इन होने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के जरिए। लेकिन महमूद कादर लगारी और अवैस लगारी और जमाल लगारी जो सरबराह हैं लगारी ट्राइब के, वो दोबारा से उन्होंने अपना जो होल्ड है इस खत्ते पर कर लिया है, क्योंकि ये डेरा गाजी खान की शहरी सीट है जिससे ये जीते थे पीटीआई की कैंडिडेट। हम इस जाहिर है ट्राइबल एलिमेंट तो है, लेकिन जब खोसा नून लीग के साथ होते थे तो वहां से वो कामयाब होते थे, तो क्या हम समझे कि नून लीग इस हल्के में कामयाब होती है या है? नहीं, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना कि पहले लगारी पीपल्स पार्टी में थे और खोसा नून लीग में थे, खोसा नून में थे, तो अब वो पीपल्स पार्टी में है। मेरा ये ख्याल है कि वहाँ सियासी से ज्यादा जो मामला है वो एक तो हुकूमती है कि उनको फायदा है कि महमूद कादर लगारी जीते, हुकूमत जीते, और दूसरा ज़ाहिर है एक ट्राइबल भी है और इन्फ्लुएंशियल भी, दोनों फैमिलियां हैं, दोनों का अपना अपना हल्का असर है। महमूद कादर लगारी पहले अवैस लगारी और जमाल लगारी के इत्तेहादी नहीं थे, ये इनकी सुलह बाद में हुई है और वो एमपीए थे। तो अब ये दो स्ट्रेंथ्स मिल गई ना कि जो लगारियों के आपस की तकसीम थी वो खत्म हो गई। अच्छा, महमल के पास आते हैं। बिल्कुल ये पूछना है क्योंकि महमल ऑब्वियसली रिजल्ट्स हमारे सामने और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि लोगों ने तरक्की को वोट दिया। अब रीजनिंग बताएं कि ऑब्वियसली वड़ाई साहब ने तो बता ही दिया, जो हुकूमती हल्के होते हैं उन्हीं को ज़िमनी में उनको ज़्यादा वोट जाता है, लेकिन क्या आपको रीज़न होगा? दूसरा ये टर्नआउट कैसा आपको लगा? मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी होता है ज़िमनी में कि वो टर्नआउट भी ज़्यादा होता है, कम होता है वीकेंड पे? हमें वैसे कुछ खास नज़र नहीं आया, बट टेल अस। देखिए मैं पहली चीज़ तो ये कि आई थिंक कि जो नून लीग को एक जो एज हासिल हुआ वो ये था कि पीटीआई ने बॉयकॉट किया होता, सिवाय इन 2 सीटों के पीटीआई का ओवरऑल एक बॉयकॉट था। और बॉयकॉट के अंदर भी आप देखें कि एक कंफ्यूजन सी नजर आई। मतलब उन्होंने कहा था कि जो ये केसेस के थ्रू जिस तरह जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं उन पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो उमर अयूब साहब वाली सीट के ऊपर उनकी वाइफ ने वो लड़ा इलेक्शन। चले हम जो मियाजा साहब की तो वफात हो गई थी, लाहौर की सीट तो इसलिए खाली हुई थी, तो एक डिफरेंस भी था, तो एक कन्फ्यूजन
भी बॉयकॉट के अंदर आ गई। फिर दूसरी चीज, इस बॉयकॉट की जो वजह से एक ओपन फील्ड मिल गई नून लीग को, यानी कि जब आपका कोई राइवल ही नहीं आगे से एक उस तरीके से उन्होंने कैंपेन ही नहीं की। मैं आपको ये बताती चलूं, उमर अब्दुल्ला के ऑपोजिशन अलायंस के लोगों ने पीटीआई के लोगों को प्राइवेटली ये मशवरा दिया था कि आप ये इलेक्शन बॉयकॉट ना करें। इसके अंदर आपको जो एक स्पेस मिलेगी अपनी बात करने की, कैंपेन करने की, आपको जो जगह जगह जाने की, और वो सारा जो है कि आपको माहौल जिस तरह होता है इलेक्शन का, तो आप हर जगह अपनी रैलीज भी कर सकते हैं पंजाब के, पूरे पंजाब के अंदर जितनी सीटें ओवरऑल भी। तो वो उन्होंने कहा था कि आप ये ना करें। और वैसे भी हल्के की सियासत की, जिस तरह सुहेल साहब भी बात करते थे कि हल्के की सियासत बहुत अहम होती है, खासतौर पे जो सियासी फैमिलीज होती हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता होता है। तो वो अपने हल्के की सियासत ही गिव अप करके आपने जो बॉयकॉट किया, मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी पीटीआई के लिए। अच्छा, जो वोटर टर्नआउट की बात है, अभी मेरे पास ऑफिशियल नंबर्स तो नहीं आए, लेकिन वैसे हमने देखा है कि बाई इलेक्शन में जो है वो कम होता है यूजुअली। कभी कभार हुआ कि अच्छा वोटर टर्नआउट हो, लेकिन यूजुअली जो है वो वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा होता नहीं है। और दूसरा, कल संडे था, छुट्टी के दिन भी। और फिर एक चीज यही है कि जैसा मैंने कहा कि पीटीआई का बॉयकॉट, तो लोगों ने वो भी देखा होगा, अदम दिलचस्पी भी एक तरह से हमें नजर आई कुछ हलकों के अंदर। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये जो बॉयकॉट था, ये आप देख लें कि टोटली ये पीएमएलएन के हक में गया, यानी कि पीएमएलएन की स्ट्रेंथ में इजाफा ही हो रहा है जब इतनी सीटें वो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली से निकाल रही है, उनको मिल गई ना। हाँ जी, बड़ाइत साहब, आपका क्या ख्याल है, अगर पीटीआई एक भी सीट निकालने में कामयाब हो जाती सूबाई असेंबली की, तो उनके वर्कर में, उनके सपोर्टर में एक नई जान पड़ सकती थी। उनका ये फैसला ठीक लगा आपको? बॉयकॉट ये फैसला उनका पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी बॉयकॉट वाली गेम जो है ये बहुत खेलते हैं। इट हैज नेवर हेल्प्ड देम, इनके कॉज को कभी भी इस चीज ने मदद नहीं दी, तो ये क्यों फैसले बार बार ऐसे करते हैं? अच्छा, हम दोबारा राब्ता करते हैं सुहेल बड़ाइत साहब से। मेमल, आप ये बता दें, मतलब ये बॉयकॉट पहले भी हो चुका है पीटीआई की तरफ से। मेमल की आवाज जी 2008 के इलेक्शंस के अंदर भी ये चीज पीटीआई ने की थी। और हमने देखा है कि उमा के जो सियासी जमातें हैं ना, वो हमेशा यही बात कहती है कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी अभी भी रिग्रेट करती है जो 1985 में उन्होंने बॉयकॉट किया था। और आपको पता है कि ये इस तरह की जो चीज होती है इसके अंदर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अपोजिशन अलायंस के लोग थे उन्होंने पीटीआई को यही कहा कि आप ये गलती मत करें, क्योंकि बॉयकॉट अगर आपको लगता भी है कि ये सीटें आपको जीतने नहीं देंगे, रिगिंग होगी, इस तरह की भी उन्होंने बात की कि अगर ऐसी भी चीज है तो आप अपनी आवाज तो उठाएं, आप अपनी बात तो करें, आपको जो है आपको वो मौका मिल रहा है। और फिर ये भी देखिए उमा कि अभी तो वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, तो ऐसा तो नहीं है। और 2024 के इलेक्शन में भी पीटीआई के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन था, बहुत मुश्किल हालात जो थे उन्होंने देखे, उसके बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स ली। तो ऐसा तो नहीं है, अगर आप यानी कि निकलते हैं, कैंपेन करते हैं, तो ये स्पेस नहीं देनी चाहिए बेसिकली अपने राइवल को। ये एक सियासत का असूल है। और ये मुझे भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। मेमल, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रही हैं। और बड़ाइत साहब, ये जो बॉयकॉट वाला फैसला है 2008 में भी इन्होंने किया था, और जाहिर है आपको पता है बॉयकॉट की सियासत हो या असेंबलियां डिसॉल्व करने, पीटीआई जरा मुतहर्रिक रहती है, मुतहर्रिक कह लें या ये फैसला जरा जज्बातियत में कर देते हैं वो लोग। आपका क्या ख्याल है, अगर एक सीट भी निकाल लेते ये सूबाई असेंबली की, तो इनके तो वोटर सपोर्टर में नई जान पड़ जाती। ये जो पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत में 1985 का जो बॉयकॉट था, उसने एक बिल्कुल नॉन पार्टीजन एक लोग पैदा कर दिए, जिसका बेनजीर भुट्टो साहब भी हमेशा काफी अफसोस मिलती थी। और बाद में ये जितनी भी उसको, उस जनरेशन को, उन लोगों को, चूंकि गैर सियासी थे, तो इसलिए सारा मुल्क ही पर उसके नेगेटिव असरात पड़े। तो दूसरी बात यह है कि ये जो मेजॉरिटी वाली बात आप कर रहे हैं, इस पर भी मैं कमेंट करना चाहता था कि इस वक्त नून लीग जो है वो ये दुरुस्त है कि मेजॉरिटी में आ गई है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम और बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम ये है कि उनकी सिंध में प्रेजेंस नहीं है, केपी में बहुत थोड़ी है, बलूचिस्तान में बहुत थोड़ी है। और अगर कोई वो कानून तब्दील करते हैं चाहे सिंपल मेजॉरिटी से, तो ये सिर्फ पंजाबी मेजॉरिटी का तब्दीली होगी, पाकिस्तान की तब्दीली नहीं होगी। जब दूसरे सूबों की और कौम की नुमाइंदगी होगी, तो इसलिए वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो
जब तक आप एक फेडरेशन में हैं उस वक्त आपको चारों सूबों की नुमाइंदगी भी चाहिए, उनका कॉन्सेंट भी चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ रखना जरूरी है क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध में काफी नुमाइंदगी मौजूद है और कोई भी अगर फैसला दूसरे सूबों के बगैर होगा तो उस पर फिर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। That's a very valid point. That's right. अच्छा, अब मेमल आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पहले ही बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, इस वक्त मौजूद सिस्टम में जो कुछ भी हो सकता था उससे वो रूल आउट कर चुके हैं, इस कामयाबी के बाद उन्हें नया कॉन्फिडेंस मिलेगा या ये जीत कुछ मानी रखती है? अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में ये तो उसी तरह से एक चीज़ है, एक स्टेटस को चल रहा है, ये उसी का एक तरह से हिस्सा है। उनके लिए इजी था, इस तरह जिस तरह मैंने कहा पीटीआई के बॉयकॉट की वजह से उनके लिए स्पेस इतनी ज़्यादा ओपन हो गई थी, एक ओपन फील्ड थी, तो उनके लिए ज़रा आसान बना दिया गया ये मरला। लेकिन कॉन्फिडेंस तो उनको ख़ास तौर पर 27वीं तरमीम के बाद तो मेरे ख्याल में अब कुछ रह नहीं गया, मज़ीद उन्हें कॉन्फिडेंस किस चीज़ का चाहिए। और सब कुछ ही उन्होंने कर लिया जो वो करना चाह रहे थे, जो इस सिस्टम को हाइब्रिड से अथॉरिटेरियन करने में जो होना था वो तो हो चुका है। जी वड़ाइच साहब, योर क्लोजिंग थॉट्स एज़ वेल। यस, देखिए मैं तो बड़ा इस वक्त दूसरी तरह से चीजों को देख रहा हूँ। हुआ ये है कि इमरान खान साहब के सियासी जमातों से डेडलॉक की वजह से जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हैं वो शदीद दबाव में है और मेरा ख्याल है कि जो डेमोक्रेटिक होप थी और जो डेमोक्रेटिक वजन था पाकिस्तान के अंदर वो टोटली खत्म हो गया और इस वक्त सिर्फ सियासत ही एक तरह से दम तोड़ रही है जो कि बड़ी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक है। तो मुझे तो ये सारी जो सूरत हाल है कि हुकूमत जो है अगरचे मजबूत हो रही है लेकिन हुकूमत की जो राय है शायद वो उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी के पहले ताकतवर हुआ करती थी। सर आपको लगता है कि पीटीआई अगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तरफ तवज्जो दे, गौर करे तो ये जमहूरियत की मजबूती के लिए कोई राह निकल सकेगी? जी मिसाल देना चाहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने जुनेद के बिल्कुल नॉमिनेटेड वज़ीर आज़म थे, उनको सपोर्ट करके उनको खड़ा कर दिया और वो जनेवा अकॉर्ड भी कर गए, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ भी खड़े हो गए एक रास्ते से। बाज़ औक़ात अपोजिशन भी आपको स्पेस दे देती है लेकिन ये अपोजिशन तो मुक़्तदरा से भी लड़ रही है, सियासी जमातों से भी लड़ रही है और उसकी वजह से गवर्नमेंट भी टफ टाइम मुश्किल में है, ना वो उनका कोई नैरेटिव चल रहा है ना उनकी कोई बात चल रही है। और अब फर्ज करें पीपल्स पार्टी फर्ज करें या नून लीग ये फैसला करें कि हमने ये तरमीम नहीं करनी या मुक़्तदरा का खिलाफ कोई राय दे दें तो उनके पास स्पेस कहाँ है, वो कहाँ जाएं? क्या फिर तहरीक इंसाफ को आने दें ताकि वो उनसे इंतकाम लें या पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ दे तो कहाँ जाए? दूसरी तरफ जहन्नम है। तो ये फंस गए हैं सब, इस सारी सियासत जो है एक फंस के रह गई है, कोई रास्ता से आगे से निकल नहीं रहा कि कुछ हालात में कोई तब्दीली होगी। तो इसलिए सब बिल्कुल महमल की बात है, स्टेटस को और वो भी स्टेटस को जिसमें कोई मुस्बत तब्दीली की तवक्को नहीं। बहुत शुक्रिया आपका वड़ाइच साहब। थैंक यू महमल, थैंक यू वड़ाइच साहब फॉर बीइंग विद अस। नाउ ऑब्वियसली इस किस्म के टॉपिक्स डिमांड अ लॉन्ग डिस्कशन लेकिन टाइम हमारे पास कम है।